नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि शाम के 8 बज गए हैं और हमारा समय हो गया है सीटेट का। तो सीटेट 2020 के जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस का जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सीटेट 2020 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आपका कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें जो अंश है वो समान है, जैसे कि 3/5 लिखा है और 3/7 लिखा है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या होती है बटे के वो आपकी अंश होती है, और जो बटे में नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है। तो आप भिन्नों की तुलना पढ़ा रहे हैं जिसमें अंश समान है, जैसे कि यहाँ पर 3/5 और 3/7 में है। तो रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अर्थात 3/7 3/5 से बड़ा है। तो ये क्या बताता है? पहले मैं प्रश्न को आपको एक सरल सी भाषा में समझा दूं कि आपने ये संख्या 2 दे दी और उससे पूछा कि इसमें बताइए कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो उसने अपना दिमाग ये लगाया कि ऊपर तो दोनों संख्या बराबर हैं, नीचे इसमें 5 दे रखा है, इसमें 7 दे रखा है। तो नीचे इसमें जब 7 बड़ा है तो यही संख्या उसने सोचा कि बड़ी होगी, वही उसने यहाँ पर बताया कि 3/7 3/5 से बड़ा है। तो ये जो इसने बताया है ये बताता क्या है? क्योंकि ये इसने तो गलत बताया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3/5 जो है ये आपकी छोटी संख्या और 3/7 बड़ी है। तो ये बताता क्या है, ये यहां पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि रोहित जो है जो तुल्य भिन्न है उनकी अवधारणा नहीं जानता है। दूसरा ऑप्शन है कि रोहित ने अच्छी तरीके से अभ्यास नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है कि रोहित जो है इसको भिन्नों के परिमाण की समझ ही नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि रोहित अंश और जो हर है उसकी अवधारणा जो है वो नहीं जानता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपने अब तक उत्तर अवश्य सोच लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोहित जो है वो तुल्य जो भिन्न है इनकी अवधारणाओं को जो है वो नहीं जानता है, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अंश और हर की जो अवधारणाएं हैं उसको समझने के लिए जो तुल्य भिन्न है उसकी अवधारणा को समझना आवश्यक है, जो यहां पर नाम दे रखा है रोहित, उसको जो है वो नहीं आता है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, ये यहां पर जो है वो पूछा गया है। और यहां पर चरण 1 चरण 2 चरण 3 इस प्रकार से दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले आप यहां पर तीलियां गिनेंगे तो 1 2, उसके बाद इधर देखिएगा तो 3 4 और नीचे 5 6, यानी कि पहले वाला जो चरण है उसमें तीलियों की संख्या 6 है। दूसरे वाले चरण में आप देखिए तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दूसरे वाले चरण में जो तीली हैं उनकी संख्या जो है वो 10 है। पहले में 6 थी, दूसरे में 10 थी। अगले वाले में भी आप इसी प्रकार देखेंगे तो ये आपकी एक श्रेणी बन रही है, यानी कि 6 से 10 में कितने की वृद्धि हो रही है? तो 4 की वृद्धि हो रही है। यानी अगले वाले में जो वृद्धि होगी उसमें भी 4 की वृद्धि होगी, और तीसरे वाले चरण में कुल 14 जो है वो तीलियां होंगी। आप चाहें तो इसको गिन भी सकते हैं। तो ये तो आपने समझा कि यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं आप इसे करेंगे कैसे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, 15वें चरण के लिए कितनी तीलियां जो है उसकी आवश्यकता होगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो क्रम चल रहा है वो एक समांतर श्रेणी का क्रम चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर nवें पद के लिए जो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है वो लगा देंगे। यानी सूत्र क्या होता है आपका, Tn बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका जो है वो सूत्र होता है। यहाँ पर जो Tn आप देख पा रहे हैं ये आपका जो पद निकालना है वो रखेंगे, यानी 15वां पद निकालना है, यानी कि T15 करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और 2a, यहाँ पर जो a आप देख पा रहे हैं a का मान होता है प्रथम पद। तो पहले पद में मैंने आपको तीलियां गिनाई तो कितनी थी, 6 थी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हम रखेंगे 2 गुणे 6 प्लस n। यहाँ पर क्या होता है, n ये होता है जितना आपका कह सकते हैं लास्ट वाला मान निकालना है। मैंने बताया nवें पद का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि 15वें चरण के लिए निकालना है, यानी कि n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 15 माइनस
1। और डी क्या होता है, डी आपका होता है सार्वांतर, यानी कि दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर पहले वाले में 6 तीलियां थी, दूसरे वाले में मैंने आपको बताई कितनी 10 तीलियां थी, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 4 का डिफरेंस है। जो 4 का डिफरेंस है वही आपका डी हो जाता है। तो यहाँ पर आप 4 जो है वो मान रख देंगे। बस यहाँ इसको आप सॉल्व कर लीजिए और फिर आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो 6 दूना करेंगे तो आपका होगा 12, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा। 14 को 4 से गुणा करेंगे 56 आएगा, यानी कि 12 + 56 आपका आएगा, और इसे आप जोड़ेंगे तो 68 आपका आएगा पूरे n पदों का योगफल। और यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, इसलिए आप जो पहला चरण था जिसमें 6 तीलियां थी उससे इस जो 68 निकल के आया इसको घटा देंगे, यानी कि इसमें से आप 6 घटा देंगे तो आपका 15 जो चरण है उसके लिए टोटल तीलियों की संख्या 62 जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो 62 आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है वो किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ, कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए जो शिक्षक है डैश से शुरुआत कर सकता है। अब आप इसको ये समझिए, आप क्लास में गए, आपको बच्चों को भिन्न पढ़ाना है, अब आप शुरुआत किससे करेंगे ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a/b के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें आप कहेंगे कि जो b है उसका मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि a/b आप इस प्रकार लिखेंगे और ये बच्चों को बताएंगे कि b का मान जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि यदि आप यहाँ पर b का मान 0 लग देंगे तो 0 से भाग करने पर मान आपका अनंत जो है वो हो जाता है। तो ऐसे आप सिखाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना सिखाएंगे। तीसरा आपका कह रहा है विभिन्न जो भिन्न है उसमें अंश और हर की पहचान करेंगे, और तीसरा है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये है आपका प्राइमरी लेवल का, और बच्चे को आपको सिखाना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती यहीं पर होती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब आप देखिए, सोचेंगे कि ये आपका भिन्न सिखाने का बिल्कुल तरीका सही होता है, तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, क्यों, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल पर सिखा रहे हैं, तो जो बच्चा है उसके आसपास की वस्तुओं में जो भिन्न भाग है उनकी पहचान करना सिखाएंगे। वो तरीका आपका होगा बच्चे को यदि आप भिन्न जो है वो सिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, एक सेब ले लिया, सेब को बीच से काट दिया, तो आप कहेंगे बेटा ये आधा आधा भाग हो गया। तो इस प्रकार से आप सिखाएंगे। पहला आपका बिल्कुल सही लिखा है, परंतु आपको ध्यान देना है लेवल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ, कि 2 इस प्रकार से चित्र बने हुए हैं और लिखा है कि एक इकाई का 3/4 है, तो 1 सही 1/2 जो है वो क्या होगा। और ये जो है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए, इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप इसे x मान के कीजिए, और दूसरा इसे आप परसेंटेज के तौर पर भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज के तौर पर करने पर ज़्यादा आसान होगा, तो इसको समझते हैं कैसे। 3/4 आप देखिए कितना परसेंट होता है, तो 3/4 गुणे 100 करिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 को आप 25 बार में ले जाएंगे तो कट जाएगा, 25 को 3 से करेंगे यानी कि 75% हो जाएगा। आप 3/4 देखकर भी डायरेक्ट 75% बता सकते थे, परंतु मैंने बता दिया कि किस प्रकार निकालते हैं। 1 सही 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, 1 सही 1/2, तो नीचे जो संख्या लिखी होती है इसको गुणा करते हैं इस वाली संख्या से, तो 2 × 9 2 होता है, और ऊपर वाली से जोड़ देते हैं, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और बटे में जो संख्या लिखी होती है उसी के लिख देते हैं, यानी कि इसको हम 3/2 के तौर पर लिख सकते हैं। अब परसेंट में चेंज करेंगे तो गुणे 100 आप करेंगे, और इसे आप काटेंगे तो 2 50 बार में जाएगा, और 50 को 3 से करेंगे तो इसका मान आएगा 150%। अब देखिए, पहले वाले का मतलब आपने जब परसेंट निकाला था तो 75% था, जिसका मान यहाँ पर 2 इस प्रकार की जो आकृति दे रखी है उसके बराबर दे रखा है। 75 का जस्ट डबल कितना है, आप कहेंगे 150%, यानी कि इसमें यदि 2 गोले हैं तो 150% में कितने गोले होंगे, आप कहेंगे 4 गोले होंगे, और सेम इसी आकृति के होंगे जो कि आपका पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, और पहले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी को करने का, कि आप x मान के कीजिए कि x जो है उसको आप उसका 3/4 जो है उसको, ये जो आकृति दे रखी है इनको संख्याओं में मान लीजिए, उसको 2 के बराबर रख लीजिए, फिर वहां से x का मान निकालिए, फिर यहां से इसी प्रकार निकाल के पुट कर दीजिए, तो आपका मान वहां से भी आ जाएगा, परंतु थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आपका ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या
4, 9, 5, 3, 2 का सन्निकट हजारवां मान आपको बताना है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अब देखिए यहां पर गलती लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं 49,532 है, तो इसके सबसे नजदीक 49,500 है, चलो टिक लगा देते हैं। गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हजारवां मान पूछा गया है। हजारवां मान का मतलब है या तो 49,000, या तो 50,000, या तो 51,000, या तो 52,000। इस प्रकार हजारवां मान जो है वो यहां पर पूछा गया। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 49,532 लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका पहले कट गया। 41,000 आपका बहुत दूर है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब प्रश्न ये उठता है 50,000 होगा या 49,000 होगा। तो 49,532 में आप ये देखिए कि 49,500 की संख्या जो है वो नीचे है, तो वो आपकी 49,000 में आ जाएगी। 49,500 के ऊपर है तो आपकी 50,000 में आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं 532 है, जो कि 500 से ऊपर है, तो 50,000 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न छठा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम क्या होता है? आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। महत्तम समापवर्तक आप निकालते हैं, यानी कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। यहीं यहाँ पर लघुत्तम लिखा होता तो आपकी छोटी से, लघु का मतलब ही होता है छोटी से छोटी संख्या जो है वो आपका वहां पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और 16 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 256। दूसरे वाले ऑप्शन का देखिए तो 2, 2, 2 आप 3 बार जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 जो है वो आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इन चारों में से आपका सबसे जो बड़ी संख्या है वो पहले वाली है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप महत्तम संख्या निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा जो है वो शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। अब नीचे स्रोत लिखा है कि गणित के जादू द्वितीय एनसीईआरटी की कक्षा द्वितीय की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के जो सुझाव हैं ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि। अब एक बार प्रश्न को मैं फिर से नॉर्मल सी भाषा में समझाऊं तो ये जो लाइनें जो लिखी गई हैं ये शिक्षकों के लिए सुझाव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है कि चर्चा शुरू करो। तो जो ये चर्चा करने का कार्य होता है या कराने का कार्य होता है वो शिक्षक का होता है। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि ये सुझाव समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि। ये तो प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है कि निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि चर्चाएं जो है वो बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। तीसरा है कि चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सबसे बढ़िया युक्ति होती है, या आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य जो है वो होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि निदर्शन से संपूरित जो चर्चाएं होती हैं वो विद्यार्थी की जो संकल्पनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से समझने में जो है वो सहायता करती हैं। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, जैसे कि कबाड़ी वाली, जैसे कि भोपाल की सैर, और जैसे कि दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो ये प्रकार के शीर्षक दे रखे हैं और ये परिवर्तन जो है वो किया गया है। अब नीचे दे रखे हैं 4 ऑप्शन कि क्यों किया गया है। पहला कह रहा है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तीसरा कह रहा है कि पाठों में गणितीय जो विषय वस्तु है उसका अनुमान लगने हेतु जो विद्यार्थी हैं उनको चुनौती देने के लिए। और चौथा कह रहा है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो ये जो शीर्षक रखे गए हैं पाठ्य पुस्तक में, इनको रखने का क्या रीजन है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए इस टाइप के जो है
जो शीर्षक हैं वो जो है वो रखे गए हैं ताकि दैनिक जीवन से बालक जोड़े और उसका इंटरेस्ट जो है वो उस पाठ्य वस्तु में जो है वो बन सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाता रहूं। प्रश्न अगला 9वां कह रहा है कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेब हैं जिनका भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या करना है आपको, सीधे से घटा देना है। तो 2 किलो में से आप 1 किलो घटा दीजिए और इस 600 ग्राम से 450 ग्राम को घटा दीजिए। तो 600 से 450 घटाएंगे तो आपका बचेगा 150 ग्राम और 2 किलो से 1 किलो घटाएंगे तो 1 किलो बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा जो है आपका यहाँ पर प्रश्न था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 10वां कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना जो है इसमें शामिल है। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल है, अनुमान लगाना शामिल है, व्यापक अभ्यास शामिल है या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग जो है वो शामिल है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि गणित करने की जो युक्ति है उसके रूप में सवाल हल करना जो है वो किस लिए जो है वो शामिल है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही जो है आपका रीजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए या किए जाने के लिए निम्नलिखित जो कार्य हैं इनको आपको क्रम में लगाना है। प्रश्न आपने इतना भाग समझा कि आपको आकार सिखाना है बच्चों को और स्थान सिखाना है और प्राथमिक कक्षाओं में ये भी लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे जो है वो 4 ऑप्शन है, आपको इन्हें क्रम से लगाना है। सबसे पहला कह रहा है कि 2D आकार की जो भुजाएं हैं और जो शीर्ष हैं उनका अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा कह रहा है कि 2D आकार की जो विशेषताएं हैं उनका सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा कह रहा है कि 2D आकार को छांटना और चौथा कह रहा है कि विभिन्न 2D आकार की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इन सभी का सीरियल क्या होगा ये आपको बताना है और आपको पढ़ाना क्या है, आपको आकार पढ़ाना है और स्थान पढ़ाना है, ये आपको चैप्टर पढ़ाना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि सबसे पहले 2D आकारों में या 2D आकार जो है उनको छांटना, फिर उसके बाद आपका पहला हो जाएगा कि 2D आकार जो है उनकी भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर आपका हो जाएगा जो विभिन्न 2D आकार की भुजाएं हैं, शीर्ष हैं और विकर्ण हैं उनकी गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और लास्ट में आपका सबसे आएगा सहज बुद्धि जो है उससे वर्णन करना जो उसकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आपका क्रम चलेगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पढ़ते हैं, चलिए आपका अगला प्रश्न 12 यदि एक ऑपरेटर जो ये आप चिन्ह देख पा रहे हैं प्लस का, इसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। इस टाइप के प्रश्न आपके काफी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। और कह रहा है तो n+8 का मान जो है वो क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन A B C D। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले समझते हैं ऊपर वाले पैटर्न को। यहां पर देखिए तो 4 लिखा हुआ है और 4 यहाँ पर भी लिखा है, इसी प्रकार 5 यहाँ लिखा है, यानी 5 यहाँ भी लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ भी लिखा है। उसके आगे की संख्या 5 6 गई हैं तो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है तो आगे आप देखिए टोटल नंबर यहाँ पर 4 तक हैं। इस प्रकार 4 यहाँ है तो यहाँ पर भी 4 हैं। यानी आपने ये समझा कि जो यहाँ पर संख्या दे रखी है सेम वही संख्या यहाँ पर भी दे रखी है और जितनी संख्या यहाँ पर दे रखी उतने नंबर यहाँ पर हैं, जैसे कि 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ 4 में देखिए तो 1 2 3 4। अब आपको n+8 इस प्रकार से जो है वो लिखना है। प्लस क्या आप इसे एक अलग से चिन्ह कह सकते हैं, परंतु समझाने के लिए मैंने इसे प्लस बोल दिया है। तो इसको आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप इसको लिखेंगे किस प्रकार से, सबसे पहले n है यानी n तो लिखेंगे ही, प्लस करेंगे, उसके बाद 8 लिखा है यानी कि n के आगे आपकी 7 संख्याएं और आएंगी, क्योंकि n 1 हो चुकी है तो 7 और आएंगी, तब तो सभी को मिलाकर कुल 8 संख्याएं हो जाएंगी। और जो यहाँ n लिखा है वो n इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या लिखी है वही इसकी पहली संख्या है। यानी अब आपको क्या करना है, n के आगे लिखना है n+1, उसके अलावा इसको ब्रैकेट में लिखते जाते हैं प्लस या डैश डैश करके हम लिख देते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। डैश डैश करते हुए आपका n
+7 तक जो है वो जाएगा, क्योंकि एक हम पहले लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएंगी। अब इसमें आप जोड़िए तो केवल n को जोड़ेंगे तो 7 बार, तो n + 7 के 7 है और एक n बाहर लिखा हुआ है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 8n हो जाएंगे। प्लस संख्याएं आपकी 7 और 1 इस तक पूरी जोड़नी, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 28 आएगा। उत्तर आपका हो जाएगा 8n + 28। इस प्रकार से आप इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको जो है वो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 8n + 28 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आप और ध्यान रखिएगा, आप ये सोच सकते हैं कि 1 + 2 + इस प्रकार 7 संख्याओं तक आप जोड़ेंगे। यहीं पर यदि ये संख्या आपकी ज़्यादा दे रखी होती तो आप उतना लंबा जोड़ते कैसे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यदि आपको 1 से 7 तक लगातार जोड़ना है तो इसको शॉर्ट तरीके से आप किस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ तक आपको जोड़ना है उसकी अगली वाली जो संख्या होगी उससे आप गुणा करेंगे और बटे कर देंगे 2। तो 7 8 जा 56 होता है, 56 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 28 होता है। तो इस प्रकार से भी आपका ये 28 जो है वो आ जाएगा। आपने क्या समझा कि जहां तक आपको जोड़ निकालना है, यानी कि 1 + 2 + आपको 10 तक निकालना है, तो 10 के अगली वाली संख्या 11 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 11 पंचे 55, यानी कि आपका 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग जो है वो 55 जो है वो होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक कक्षा से एक आप इस प्रकार का आयत देख सकते हैं, उस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण आपको बताना है गलत है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आप जो आकृति देख पा रहे हैं तो इनमें आप आकृति गिन लीजिए। तो इसमें देखिए आकृति बराबर है, यहाँ पर एक आकृति जो है इसकी कमी है। तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि यही आपका जो है वो गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुल 8 आकृति हैं, यहाँ पर भी 8 आकृतियाँ और यहाँ पर भी कुल 8 जो है वो खाने बने हुए हैं। 1 2 3 4 इस तरफ भी हैं, 1 2 3 4 इस तरफ भी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइटेड टाइप का, ये आपका एक संख्या को दर्शाने के लिए हाईलाइट जो है वो थोड़ा सा किया गया है। ये जो आप 1 देख रहे हैं ये इसी को दर्शाने के लिए जो है वो किया गया है। और टोटल 8 जो देख रहे हैं बटे वाला, ये जो कुल खाने हैं उनको दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो पहले वाले में आपके कुल 7 खाने दे रखे हैं, इधर 4 दे रखे हैं पर इधर 3 ही है, इसलिए आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा निरूपण गलत है, तो पहला वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। क्या प्रगति पत्रक को भरना होता है, क्या सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना होता है, क्या बच्चों की समझ में निहित जो रिक्ति हैं उनको जानना होता है, क्या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियां होती हैं उसको जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण जो है वो होता है। तो जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित उपचारात्मक भी होता है, तो वो आप कंफ्यूज ना होइएगा। पढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ 15। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जो कि हम हमेशा जो है वो पूछते हैं। तो प्रश्न पहला लास्ट वाला देख लेते हैं कि 40 79 28 को पढ़ा क्या जाएगा, ये पूछा गया है। काफी इजी प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका सही हो जाएगा 4,07,928। इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 4 पे आपका लाख आ रहा है, यानी इसको पढ़ेंगे आप 4 लाख। उसके बाद 0 लगा है तो कोई पढ़ेंगे नहीं, तो उसके बाद यहाँ पर 7,000 पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका हजारवा मान होगा। तो 4,07,000 फिर 928, इस प्रकार से जो है आपका पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है। और इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार डेली शाम 8 बजे सीटेट की लाइव क्लास मिलती रहे। और दोपहर 3 बजे आप सुपर टेट की लाइव क्लास देख सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज प्रश्न मैं इस समय आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। हिंदू अरबी सांख्याकन जो पद्धति है उसमें 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं।
चार ऑप्शन दे रखे हैं 9,999, 9,099 या 8,999। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट यानी कि इसका सेकंड जो सेट होगा उसमें जो है वो बताएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर प्रश्न में समझ लीजिए कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि जो 4 अंकों की संख्याएं होती हैं वो टोटल होती कितनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि 10 होती है, क्योंकि 10 से नीचे आपकी 9 एक अंक की हो जाएगी। 2 ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि 99 होती, क्योंकि उसके ऊपर 3 अंकों की हो जाएगी। तो इस 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 अंकों की होती हैं। वही सेम प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं। आई होप अब आपको प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझाने का मेरा मेन मकसद ये है कि सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे, कॉपी नहीं उठाएंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें जो है वो नहीं आएंगी। तो खुद से करिए और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसी के साथ हमारे ये आज का सेट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।